चलिए भी स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक हमारे पास स्ट्रेटजी मैनेजमेंट चल रहा है, उसमें न्यू टॉपिक आपका है फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी। कोई भी कंपनी में जो मैनेजमेंट होगी, जो स्ट्रेटजी बनाने का काम कर रही है, वो पहले कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी बनाएंगी, फिर बिजनेस लेवल की, उसके बाद बनाते हैं फंक्शन लेवल की। फंक्शन लेवल होंगे मीन्स कंपनी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, एचआर, सेल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, पैकिंग, सभी भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए वो फंक्शन में स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं ताकि कंपनी में हर एक बंदा जो सपोर्टिव मोड पे काम करे, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, कोऑपरेशन अच्छा हो, टीम वर्क अच्छा हो सके, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कोडिंग हम लोग उसी बेस पे अडॉप्ट करते चले जाएं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते चले जाएं। ये फंक्शन स्ट्रेटजी इसी के लिए ही बनाई जाती है। फंक्शन स्ट्रेटजी का नेचर क्या है? किसी भी कंपनी में अगर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी चल रही है तो वहाँ पे फंक्शन स्ट्रेटजी हमेशा क्रूशियल मेन रोल अदा करती ही करती है, क्योंकि अगर आपने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बना ली, फंक्शन स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो कंपनी को बेनिफिट नहीं है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी तो हो गया कि हमने टारगेट रख लिया, टारगेट कैसे अचीव करना है। वो चीज़ तभी हो सकता है अगर आपके फंक्शन जो कंपनी में हो प्रॉपर स्मूथ वर्किंग काम करेंगे, तभी पॉसिबल है। किसी भी कंपनी में प्लानिंग या फोरकास्टिंग को रियल अचीवमेंट में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन स्ट्रेटजी का होना ज़रूरी है। फंक्शन स्ट्रेटजी अलग अलग एरिया में काम करेगी, ऑपरेशंस में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, एचआर डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सब जगह पे अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ में कंपनी में काम ये चलता है। नीड फॉर फंक्शन स्ट्रेटजी, कंपनी में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अपने टारगेट अचीव करने के लिए, क्योंकि टाइम जो है ग्लोबलाइजेशन का है, डिजिटलाइजेशन का है, इन सिस्टम को अपनी कंपनी में लागू करने के लिए तो भी इस फंक्शन स्ट्रेटजी चाहिए। कंपटीशन में हम लगातार बने रहें, प्रॉफिट को बढ़ाते चले जाएं, प्रोसेस आपका लगातार इंप्रूवमेंट लेवल में बढ़े, इसमें फंक्शन स्ट्रेटजी हमेशा काम करती ही करती है। फंक्शन स्ट्रेटजी हमारी कंपनी में जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करने का काम भी फंक्शन स्ट्रेटजी से ही कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई तो कोई डाउनफॉल आ गया, सेल डाउन हो गई, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रिसेशन टाइम पीरियड आ गया, अगर फंक्शन स्ट्रेटजी सेटअप की होंगी तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इजीली से सफर कर सकते हैं। फंक्शन स्ट्रेटजी में हमारे पास पूछा जा रहा है फंक्शन कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहले मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनी जाती है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में हम फंक्शन स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगा? किसी भी कंपनी में जब मार्केट में हमें ऐसा लगता है कि किस एरिया में अपना प्रोडक्ट सेल करना है, कौन से लोगों को टारगेट करना है, तो इसको सभी प्रोसेस को मार्केट स्ट्रेटजी बोलते हैं। क्योंकि आप एक ही टाइम पे प्रोडक्ट सब जगह पे नहीं बेच सकते। हमें कस्टमर रिटेन कैसे करने हैं, लॉयल कस्टमर को कैसे अपने साथ जोड़ के रखना है, नए कस्टमर को कैसे इंक्रीज इंटरेस्टेड बनाना है, तो ये सारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ही टॉपिक है। मार्केट स्ट्रेटजी जब भी होगी मार्केट में अपना कंपटीशन जनरेट करने के लिए और कस्टमर के साथ बेस्ट रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए ही की जाती है। मार्केट स्ट्रेटजी अगर हम लोग कर रहे हैं तो मार्केट स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले तो सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन होता है कि एरिया बांटना। हम जब तक एरिया नहीं बांटेंगे, एरिया बांटना जरूरी होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी है विदाउट एरिया सिगमेंटेशन काम कर सकती है। आप बोलोगे एक ही टाइम पे सारी मार्केट आप कवर कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। हमें सभी मार्केट में हमें एरिया सिगमेंटेशन करना पड़ता है। एरिया सिगमेंटेशन डेमोग्राफिक बेस पे भी हो सकता है, फिर साइकोलॉजिकल टाइप पे भी हो सकता है, बिहेवियर के बेस पे भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा हमारी फिर डेमोग्राफिक सिचुएशंस होती हैं तो कास्ट बेस पे जैसे हम बोले उस बेस पे भी कर सकते हैं, एज बेस पे भी कर सकते हैं। वो डेमोग्राफिक सिगमेंटेशन होगा ही होगा। उसके बाद हमारी कंपनी में टारगेटिंग सेटअप की जाती है। टारगेटिंग क्या होती है? टारगेटिंग किसी कंपनी में हम देखना चाहते हैं कि अपने बिजनेस को किस स्टेज पे और कितने प्रॉफिटेबल लेवल पे हमें लेके जाना है। टारगेटिंग भी जो होगी आपकी डिफरेंटेशन बेस पे होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग आज टारगेट कर लिए तो ये कस्टमर हमारे पास जुड़ ही जाएंगे। कुछ ना कुछ आपको इनको डिफरेंटेशन करके दिखानी ही पड़ेगी, तब भी आप लोग कुछ नया करेंगे। आपके प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंजेस होंगे तो बेनिफिट होगा। फोकस करना भी जरूरी होगा। आज आपने टारगेट कर लिया कुछ कस्टमर, मान लो मैं बोलूँ कि एज ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया, उस एज ग्रुप में आपको फोकस करना भी जरूरी होगा। ये कस्टमर कभी हमारे लॉयल ही रहें, कभी दूर ना हो जाए, ये हमें हमेशा काम करना ही पड़ता है। टारगेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक टाइप है कि हमें टारगेटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर को अगर टारगेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन बेस पे ही होगा। कोई भी मैं एग्जांपल बोलूँ, मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट की एग्जांपल आपकी बुक में दी है इन्होंने। रेस्टोरेंट भी जब भी मार्केट में खुलते हैं तो वो टारगेट करके ही चलते हैं। हमें कौन से एरिया में कस्टमर को टारगेट करना है, ऐसे तो नहीं है अभी सब लोगों के एक ही बात में हम सारे एरिया में अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर देंगे। कुछ ना कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आपको उनको ऑफर करनी पड़ती है कस्टमर को। भी कोई नई वैरायटी, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ आप ऑफर करेंगे, तब भी आप लोग बेनिफिट लेंगे। जैसे रेस्टोरेंट है, अभी फैमिलीज और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल मान लो कुछ फैसिलिटीज देते हैं। अभी मान लो रेस्टोरेंट बहुत खुले हैं भी, कि एक रेस्टोरेंट ऐसा खुल जाए जिसमें बच्चों के लिए वो पार्क बना दें और फ्री में उनके लिए खिलौने रख दें या फिर गाड़ियाँ उन्हें खिला चला लें, तो एक फैसिलिटीज देते हैं, तब भी काम जो आगे चलते हैं। फिर उनके ऊपर हमें फोकस भी करना पड़ता है। मीन्स फोकस कैसे होगा?
आप ग्लोबलाइजेशन को अपने एरिया में भी ऐड कीजिए। जो लोग बाहर चीज़ें वो देख रहे हैं या इंटरनेट पे देख रहे हैं, वो चीज़ें अगर आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी तो आप ऑटोमोटिव मार्केट में अच्छा कर लोगे। मार्केट में थर्ड हमारी पोजीशन जो टाइप आती है स्ट्रेटजी, वो आती है पोजीशनिंग की। पोजीशनिंग का मतलब होता है कि लोगों के माइंड में आपका नेम जो है एकदम से बैठ जाए। जैसे एग्जांपल बोले कि आप अपनी गुडविल बनाना स्टार्ट करें। डिस्ट्रिक्ट मेंटल पोजीशन हम इमेज जो है कम लोगों के माइंड में सेटअप करें, क्योंकि कस्टमर खुद आपके ब्रांड को खुद पसंद करें। इसको कैसे कर सकते हैं? पॉइंट्स ऑफ द पैरिटी। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी का मतलब होगा कि आप ऐसा एक पॉइंट लेके आइए जिससे आप लोगों की मार्केट में कंपटीशन आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने आईफोन की ली हुई है। आईफोन जो है 12 मेगापिक्सल का कैमरा देता है, नॉर्मल फोन फोन इसमें नहीं मिलने वाला। तो ये पॉइंट्स ऑफ वैरायटी कि हम लोग इस चीज़ को मार्केट में लेके आएंगे तभी आपकी मार्केट में पोजीशन बनेगी। क्योंकि अगर आपको लोगों को लगेगा कि हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आपके पास होना चाहिए। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी और फोन में नहीं मिली, आपको नहीं लगे। एग्जाम्पल आईफोन 11 की एग्जाम्पल पहले थी, आईफोन 11 प्रो, लेकिन अब नया लेके आया आईफोन 12। तो 12 में आपने नया क्या चेंजेस किया? कुछ डिफरेंटेशन लेके आया कि नहीं? कि वैसे जैसे अब एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि एक्टिवा देखते हैं हम लोग कि 4G 5G 6G चल रहा है। आज के टाइम में कोई बंदे जिसने 4G ली हुई तो 5G लेने का क्या बेनिफिट होगा भाई? 6G लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? हो सकता है 7G लेंगे तो नई हवा में उड़ने वाली आ जाए। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये हमेशा जो आप जो पोजिशनिंग करेंगे उसमें परपेचुअल मैप्स आपके पास जनरेट होने चाहिए। आपको पहले ही पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हम धीरे धीरे कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करते चले जा रहे हैं। जैसे कि ये डोमिनोज की बात की, ये सबवे, इन्होंने अपने 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 मैप बनाए हुए हैं अपने हिसाब से प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। स्पेसिफिक ब्रांड है, ब्रांड के अकॉर्डिंग ही अपना काम ये मार्केट में करते हैं। पोजीशनिंग को रीपोजिशनिंग करना भी जरूरी है। रीपोजिशनिंग का मतलब होगा कि आप लोग अपनी पोजीशन को बार बार चेक भी करते रहें। कई लोग ऐसे ना हो कि आप बार एक बार प्रोडक्ट आपको खरीदने के बाद में आपको भूल जाए। हमेशा अपने ब्रांड के प्रति रिलेशन बनाइए लोगों में। कंपटीशन सेटअप कीजिए। जैसे आप, मैं एग्जांपल बोलूँ कि मैकडी चले जाओ, डोमिनोज पिज़्ज़ा चले जाओ, ये आपको कूपन ऑफर करते रहते हैं। कभी चले जाओ, आपको बोलेंगे कि फीडबैक दो। फीडबैक देंगे तो उसमें आपको कोई कूपन दे देंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे इतने परसेंट ऑफर दे देंगे। तो ये रीपोजिशनिंग सेटअप करने के लिए ही होता है, क्योंकि हम लोग कुछ नए आपको डिफरेंस दे रहे हैं। या कई बार ऐसा होगा कि आप लोग एग्जाम्पल चले जाओ भी, कोई चीज़ खाने चले गए, उसमें कोई चीज़ नई ऐड करके दे देंगे जिसको फ्री कॉस्ट में या फिर 1-2 रुपये में ही वो चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो ये काम भी कंपनियां पोजीशन सेटअप करने के लिए मार्केट स्ट्रेटजी में सेटअप करती हैं। उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोई भी कंपनी अपनी कंपनी मार्केटिंग फंक्शन वगैरह सेटअप करना चाहती है, उसमें कस्टमर के मार्केटिंग में, सॉरी मार्केटिंग में कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, जिसको CRM बोलते हैं। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोई अलग अलग पर्सन अपने हिसाब से बताते हैं। कोई मैक्रो बार्चिया पर्सन है, वो बोलता है कि अगर कंपनी अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कस्टमर की लेके चले तो उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा। क्योंकि उनको कस्टमर का पता होगा भी कस्टमर आज के टाइम में किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। जब आपके पास कहता है डाटा ड्रिवन सॉफ्टवेयर टूल्स, सभी चीज़ों को ट्रैक करने का, मैनेजमेंट करने का आपके पास ऑप्शंस होंगी, तभी आप सर्विसेज और ज़्यादा दे सकते हो। आज के टाइम कंपनी क्या करती हैं, प्रोडक्ट अगर आपको ऑनलाइन भेज रहे हैं या फिर डिलीवर कर रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग आपको देते हैं। जब प्रोडक्ट मिल जाएगा उससे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पूछते हैं। अगर कस्टमर रिलेशनशिप में बात आपकी हुई है, तो प्रॉब्लम आई तो हम लोग करते हैं ना कॉल सेंटर में बात, तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आपको उसका कोई बेनिफिट हुआ जो हमने सहायता आपको प्रोवाइड की, उसके लिए नंबर दीजिए या फिर आप उसमें ग्रेडिंग कीजिए। तो ये कंपनी ऑलवेज अपनी मार्केटिंग को बेस्ट करने के लिए ही करती है। उसके बाद हमारा जो काम आता है वो आता है ह्यूमन रिसोर्स एडमिशन। किसी भी कंपनी में ये हमेशा कहता भी ज़रूरी है कि अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहे हो तो HR ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन इसका होना जरूरी है। नहीं, HR डिपार्टमेंट इस चीज़ को, सब चीज़ों को देख के चले। कौन कौन से काम करेगा HR डिपार्टमेंट? ऑटोमेटेड सेल। अगर आपकी कंपनी में ऑटोमोटिव पे सेल हो रही है तो उसमें HR डिपार्टमेंट अगर प्रॉपर टेक केयर करे, तो जैसे आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और बहुत सारी कंपनी मीशो में चल रही हैं, ये काम ऑटो मोड पे है। आपने तो प्रोडक्ट ऑनलाइन लिए हैं, कंपनी जोड़ी हुई है, लोग ऑर्डर लगाए हैं, आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लेकिन आपका इसका हर एक चीज़ का ट्रैक होना ज़रूरी है। कस्टमर के व्यू पॉइंट आपके पास होने चाहिए। लीड एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी जरूरत पड़े लोगों को खुद आप डिस्ट्रीब्यूट में बेनिफिट करो। किसी बंदे के पास कोई गलत प्रोडक्ट पहुंच गया, उसको वापस लेकर उसको दोबारा सर्विस दो। किसी के पैसे रिफंड करने हैं, वो भी टाइम पर रिफंड हो। ये सारा काम कंपनी के लिए ज़रूरी है। क्लाइंट सर्विसेज, किसी भी कस्टमर को किसी भी प्रकार की कोई सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, ये नहीं कि उनके घर में झगड़ा हो गया कंपनी इसको सॉल्व करने बैठ जाए। कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रति कोई जिम्मेवारी जो बनती है, उसको सर्विसेज भी जरूरी है। आजकल जैसे प्रोडक्ट में वारंटी गारंटी आती है, तो वारंटी के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी बनती है वो निभाइए जरूर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आपने किसी बंदे को बेचा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हो भी कितने का बेचा है। किसी को अगर 100 का मिल गया, किसी को 150 का मिल रहा है, वो कंपनी ने अपने ऑफर के अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन इसका रिपोर्ट भी कंपनी के पास होना चाहिए।
हर एक चीज़ का एनालिटिक्स होना चाहिए, मीन्स आपस में कंपेरेंस आप जरूर मान के चलिए। जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे थे क्या उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, जिस एजेंट के थ्रू आपका प्रोडक्ट आया था उसका बेनिफिट हमें हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ें हमेशा हमें देखनी होंगी। ये सभी चीज़ें कंपनी में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बना के रखने के लिए जरूरी होती है। मार्केट के बाद फंक्शन स्ट्रेटजी में हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। कोई भी कंपनी अगर अपनी कंपनी में मार्केटिंग को देखते हैं उसको साथ के साथ फाइनेंस को भी देखना जरूरी है। फाइनेंस के प्रति स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तो मे बी आपकी हो सकता है कि परचेजिंग डाउन हो जाए, आपको सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट में लेनी पड़े, लीजिंग में करनी पड़े। तो अगर पैसा अवेलेबल होगा तो आप एसेट्स खरीद सकते हो, मार्केट में सामान भी बेच सकते हो। क्योंकि कंपनी को अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है, नए प्रोजेक्ट को लगाना है, तो फाइनेंस होना जरूरी है। फाइनेंस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। कौन कौन से ऐसे डिसीजन है कंपनी में जो इसके लिए पॉलिसी बनानी जरूरी है? सबसे पहले तो कहता है आपकी कंपनी में कॉमन स्टॉक, लॉन्ग टर्म डिवेंचर, शॉर्ट टर्म डिवेंचर, ये किसी इसका हमें स्टॉक रखना जरूरी है। हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी कितनी है, क्योंकि कभी कभी जो परचेजिंग और लीजिंग फिक्स एसेट फिक्स एसेट को परचेज करना है या फिर ठेके पे लेना है, तो ये भी आपको तभी होगा अगर फाइनेंस के प्रति स्ट्रेटजी होंगी। तो चूज ए सूटेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड की रेशियो क्या रखनी है? डिविडेंड रेशियो आपके बर्डन भी बढ़ सकती है, इसके बारे में हमने बहुत बार बात भी किया होगा। इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर है तो मे बी डिविडेंड ज़्यादा होगा, इक्विटी डिवेंचर में डिविडेंड कम भी हो सकता है एक टाइप के शेयर में तो कम भी हो सकता है। एम्प्लॉई मार्केट वैल्यू अकाउंटिंग स्ट्रेटजी, लीफो फीफो और बोथ, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करें स्टॉक के लिए, लीफो फीफो या फिर दोनों को लेके चलें? आपने कंपनी में अकाउंट्स किस टाइम पे ड्यू होते हैं, उसके लिए आपके पास टाइम पीरियड में काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे बोले कि 31 मार्च अभी ये चल रहा है, 31 मार्च आएगा साल खत्म हो जाएगा, 4 महीने 5 महीने आपके पास होते हैं, उतने टाइम में अपना काम कंप्लीट कर लोगे नहीं कर लोगे, ये भी स्ट्रेटजी बेस पे देखा जाता है। उसके बाद हमें टाइम फ्रेम भी बनाना होगा कि कितनी चीज़ों को हम डिस्काउंट ऑन अकाउंट्स में सेटअप करेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स हैं हम जिनके ऊपर काम करना चाहते हैं, जिनको पैसे देने हैं या लेने हैं, वो भी खत्म करना जरूरी है। आपको इन हैंड कैश कितना चाहिए, ये सारा कुछ फाइनेंस स्ट्रेटजी में आता है। अगर इन चीज़ों को देखोगे तब भी कोई कंपनी जो अपने फंक्शन सर्विस में आगे बढ़ सकती है, मीन्स अपने टारगेट अचीव कर सकती है। सबसे पहले तो कहता है इन्होंने बोला कि अक्वायरिंग कैपिटल टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी। आपके पास उतनी कैपिटल अवेलेबल है जो अपनी स्ट्रेटजी को आप इम्प्लीमेंट कर सको। आपने स्ट्रेटजी बना दी, नया प्रोजेक्ट लगाना है, ये चीज़ हम ये चीज़ें एसेट परचेज करनी है, आपके पास पैसा उतना होना चाहिए। तो इसके बेस पे कंपनी ऑलवेज स्ट्रेटजी बना के चलती है। इसमें कंपनी क्या देखेगी? ईबीआईटी। कोई नया प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास क्या होगा, क्योंकि टैक्स देने के बाद तो नेट हमारे पास अर्निंग पर शेयर बच जाएगा। तो ईबीआईटी हम पहले ही देख के चलेंगे। या कोई भी हम काम करेंगे कितनी सेल करेंगे जिसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, उसमें हम फिक्स और माइनस करेंगे तभी हमारे पास ईबीआईटी आने वाला है। तो ये कंपनी पहले ही इसको चेक कर लेती है। न्यू फंडिंग सोर्स, बाय द वे नई फंड की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ कहाँ से आपके पास नए फंड आएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कंपनी में सालों से पैसा रेडी पड़ा होता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि हम लिमिटेड होते हैं, पैसा उनको रेज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्मूथली बिजनेस चल रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके बारे में इनको कंपनी को पहले ही दिखाना हो। इसके लिए कंपनी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा बनाती है। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी? एक एस्टीमेट होते हैं। जैसे एग्जांपल बोला जाए कि आपकी कंपनी में नया प्रोजेक्ट लगाना है, आज के टाइम में आपकी कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, तो उसमें कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर कॉस्ट शीट से सब कुछ बनाई जाएंगी, प्रोजेक्टेड होती है। कम टाइम पीरियड के लिए, पूरे साल के लिए नहीं। तो जो कम टाइम के लिए बनाई जाएंगी उसमें आपको कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाएगा, एक्चुअल कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो नए बंदे देख के आपकी कंपनी में पैसा लगा देंगे। अगर एक्चुअल लॉस वगैरह चल रहा है तो नई कंपनी में पैसा वो नहीं लगाते, तो इस बेस पे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल बजट बना सकते हो आप लोग। कंपनी में अलग अलग टाइप का कैश बजट, सेल बजट, प्रॉफिट बजट, मैन्युफैक्चरिंग बजट, एक्सपेंसिव, वेरिएबल, फ्लेक्सी बजट, ये सारे बजट आप बना के कंपनी में क्या था स्ट्रेटजीज को सेटअप कर सकते हो। क्यों? आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन बने होंगे, आपको अपने बिजनेस की नेट वर्थ पता चल जाएगी। करंट सिचुएशन हमारी क्या है, हम लोग किस टाइम पर कहाँ पर खड़े हैं, क्या पैसे से पैसा हमने कमाया है या फिर पैसा हमारे ऊपर बर्डन बन गया, क्योंकि और किसी का पैसा अगर बर्डन बन गया, सिर्फ उनके पैसे ही दे रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इशू भी आ सकते हैं। डिसाइडिंग वेदर टू गो पब्लिक, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ सकता है कि हमें पब्लिक के पास जाना चाहिए या नहीं। कई बार कंपनी ऐसी होती है कि पैसे अपने शेयर होल्डर से ही पैसा बहुत कमा लिया, रिजर्व कमा लिया, उनसे काम चल जाता है। कई बार कंडीशन ऐसी है शेयर होल्डर आपको पैसा नहीं दे रहे आपकी कंपनी वाले, तो आपको पब्लिक के पास जाना भी पड़ सकता है। तो पब्लिक से किस हिसाब से पैसे मांगेंगे, वो भी तभी पॉसिबल है अगर आपने फाइनेंस की स्ट्रेटजी बनाई है। अगर फाइनेंस की स्ट्रेटजी नहीं बनाई है तो आपकी कंपनी हमेशा फेल होगी ही होगी। उसके बाद ये बोलते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? अभी फंक्शन स्ट्रेटजी होगी या फिर डिविजनल मैनेजर्स होगी, जब ये मिलके आपस में अपनी रिपोर्ट को सेटअप करते हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने पीछे फाइनेंस बजट बनाया, फाइनेंस बजट में डिफरेंट टाइप्स के बजट बनते हैं। इन सभी चीज़ों का कंक्लूजन पे देखा जाता है कि इन सभी काम को करने का हमें कोई बेनिफिट है या नहीं। कंपनी में जरूरी है, वैसे तो ये जो लॉन्ग स्केल वाली जो लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्रीज हैं वही इन चीज़ों के ऊपर काम करती हैं, वही स्ट्रेटजी लगाती हैं अलग अलग काम पर, क्योंकि अलग अलग मैनेजर की जिम्मेवारी सेटअप कर दी जाती है।
तो देखेंगे उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहे हैं। अगर तो लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है, फिर उसके ऊपर वर्क वर्क करते चले जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आती है ऑपरेशन स्ट्रेटजी। मार्केट भी होगी, फाइनेंस भी होगी, थर्ड आ रही है हमारे पास ऑपरेशन स्ट्रेटजी। ऑपरेशंस होती हैं जो कंपनी में ओवरऑल काम जो चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, जैसे हम बोल सकते हैं कि कंपनी में जो अलग अलग बंदों की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके प्रति भी स्ट्रेटजी हमें सेटअप करनी है। जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में बन रहे हैं वो कंपटीशन बेस पे कैसे आएंगे। अगर आपके पास लेबर जो काम कर रही होगी वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होंगे, उनमें अगर हमने ड्यूटी सेग्रीगेट की है तो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी को स्ट्रेटजीज बनानी ही पड़ती हैं। किसी भी कंपनी में ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी के की कंपोनेंट्स इन्होंने बताए हैं। की कंपोनेंट्स में सबसे पहले बता रहे हैं कि कंपनी में उसको कॉस्ट हमें देखनी पड़ेगी, कितनी किस बंदे के ऊपर कॉस्ट पड़ रही है। प्रोडक्ट की वैरायटी हमारे पास क्या है, उसमें क्या हम फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते। प्रोडक्ट में क्वालिटी कितनी चाहिए, ये कंपटीशन स्ट्रेटजी ही है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाओगे विदाउट कंपटीशन और सॉरी क्वालिटी बनाओगे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। कितने टाइम में प्रोडक्ट रेडी आप लोग कर रहे हो, इसके प्रति भी स्ट्रेटजी बढ़नी चाहिए। उस पर हमारा एक्सपर्ट्स पर्सन बैठते हैं या नहीं बैठते, वो भी आपके पास होने चाहिए। कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, आप बनाने चल रहे हो, कुछ और ही बनेगा। एक्सपर्ट पर्सन हमारे ऑलवेज होने चाहिए। तो इनके ऊपर कंपनी जब काम करेगी तो हमेशा कम्पिटिटिव कैपेबिलिटी कंपनी के पास आ जाएगी। अगर कंपनी इन चीज़ों को नहीं देखेगी तो हमेशा कंपटीशन से बाहर होती है। कंपटीशन में प्रायोरिटी देने के लिए इन सभी कामों के ऊपर कंपनी को काम करना ही पड़ता है। इन्होंने बोला उसके बाद ऑपरेशन स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, इसको कहता है आप लोग 5 डेफिसिट में भी ले सकते हो, मीन्स 5 आगे पॉइंट्स में सेटअप कर सकते हो। सबसे पहले तो कहता है कंपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाएगी तो उसको बिजनेस स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करे, बिजनेस स्ट्रेटजी बना लेगी तो फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग करे, प्रोडक्ट में प्लानिंग करेगी तो कंपटीशन देखे, कंपटीशन में अगर करना है तो फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा, कॉस्ट के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम और क्वालिटी के ऊपर। अगर ये सारी चीज़ें आप सेटअप कर लेते हो तो कंपनी में ऑपरेशन की स्ट्रेटजी बन जाएगी कि प्रोडक्ट का फेसिस क्या होगा, प्रोसेस किस तरह कंप्लीट होगी, क्वालिटी के डिसीजन क्या होंगे, आउटसोर्सिंग कहाँ से हम लोग प्रोडक्ट जो हमने बेचे मार्केट में पहुंचाएंगे, और प्रोडक्ट को हम लोग किस तरीके से लोगों तक पैसा अपने पास वापस लेके आ सकते हैं। मैकडोनल्ड की एग्जांपल इन्होंने ली हुई है कि मैकडोनल्ड कंपनी आज के टाइम में किस चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी करती है, वो कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर प्रायोरिटी करती है। आजकल आप देखिए मैकडी में चले जाओ, काउंटर पे जाके ऑर्डर लगा रहे हैं, मे बी आपको कॉस्टली लगेगा, उन्होंने ऑनलाइन ऐप सेटअप की होंगी। आप घर से ही ऐप डाउनलोड करके जाओ, उसमें आप मैकडी देखेंगे आपको ऑफर मिल जाती है। जो चीज़ वहाँ पे जाके ऑर्डर लगा रहे 200 में मिल रही है, अगर ऑफर में 108 में 100 रुपये में वो सारी चीज़ें एक ही टाइम पर मिल जाती है। तो ये काम कंपनी करती है। प्लस क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे जाके लाइनों में लगने की बजाय आप घर से बाहर जाओ, मंडी में जाओ, ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने लगाए हुए हैं, आपको ऑर्डर देंगे और आपके काउंटर के ऊपर सर्विस आएगी, आपको खुद उठा के लेके आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर्विसेज देने वाले पर्सन आपसे आपकी बेनिफिट आप सॉरी आपसे आपका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। तो ये भी कंपनी काम करती है। टाइम सेविंग का काम, जैसे मैंने एग्जाम्पल द्वारा दे दी कि ऑनलाइन ऑर्डर लगाओ, बैठे बैठे फटाफट सामान आएगा, खाओ भी अपना बाहर चले जाओ, कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी लेवल हमेशा लेके चलते हैं। जरूरी नहीं कि पता ऑनलाइन सिस्टम बंद हो रखे आपको कहीं और ऑर्डर लगाना पाए, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कस्टमर से भी सॉरी जो आपके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं उनसे भी आप ऑर्डर लगा के अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। ये कंपनी मैकडोनल्ड की एग्जांपल ली है, ये हमेशा कस्टमर में अपने कंपटीशन को बढ़ा के रखने के लिए, क्योंकि मैकडी भी काम कर रहे हैं, केएफसी भी काम कर रहे हैं, मैकडोनल्ड सॉरी इसके अलावा डोमिनोज भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है फेमस हैं अपने अपने एरिया में, उनके भी काम चल रहे हैं, जैसे कि आने वाला है मामू बर्गर, राजू बर्गर, तो बहुत चल रहे हैं। तो हम लोगों मोमोज, मामू के मोमोज चल रहे हैं भाई, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें हम तभी कंपटीशन में आ सकते हैं अगर इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो किसी भी कंपनी में अगर हम देखें कि स्ट्रेटजिक अलायंस किस तरीके से हो सकता है, स्ट्रेटजी जो अलायंस हम लोग मान के चलें तो कंपनी अगर इकट्ठी होंगी तो किसी बेस पे होंगी। सबसे पहले तो कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब क्या होगा, जब दो कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक जैसे इकट्ठा करके बेचना स्टार्ट कर देती हैं। जॉइंट वेंचर्स, मिलकर अपने बिजनेस को आगे लेके चलना, दोनों कंपनी अपने नाम से चल रही है लेकिन मिलकर बिजनेस प्रोडक्ट आगे ले जा रही है। लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अपना लाइसेंस किसी बंदे को ट्रांसफर कर दो, टेक्नोलॉजी किसी बंदे को दे दो, अपना नाम भी चला, उस बंदे का नाम भी चले, इस तरह के बिजनेस कंपनी में चलते हैं। फंक्शन स्ट्रेटजी होगी, सॉरी फंक्शन में आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशन हो गया, लास्ट एक स्ट्रेटजी है एचआर स्ट्रेटजी। किसी भी कंपनी की सक्सेसफुल लाइफ के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में स्ट्रेटजी का होना भी जरूरी है। ये किसी भी कंपनी में प्री रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो कहता है एम्प्लॉय का स्किल टेस्ट आप जरूर करो। हम देखते हैं किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उनका इंटरव्यू जरूर रखा जाता है। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपके टैलेंट को चेक करने का काम किया जाएगा, आपके एक्सपीरियंस को देखा जाएगा, आपकी नॉलेज को देखा जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, बहुत कुछ पूछा जाता है। उसमें हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है जिस बंदे को हम लोग अपनी कंपनी में लगाने जा रहे हैं उसके ऊपर जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे
10,000, 15,000, 20,000, तो क्या हमें वो बेनिफिट दे पाएगा नहीं पाएगा, वो इंटरव्यू में पहले ही चेक कर लिया जाता है। टाइप्स ऑफ एचआर स्ट्रेटजी बताइए, एचआर स्ट्रेटजी क्या क्या चेक करती है। सपोर्ट चेक कर सकती है। हमेशा आप किसी कंपनी में जाएंगे ना, आपकी स्ट्रेंथ पूछी जाएगी। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो लोग बोल देते हैं कि हमारी फैमिली हमारी स्ट्रेंथ है। बोले वीकनेस क्या है, बोले फैमिली हमारी वीकनेस है भाई, उनको कुछ हो गया तो हम कंपनी का काम भी छोड़ देंगे। तो वो ऐसे चीजें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अपॉर्चुनिटीज भी पूछते हैं कि भाई साहब आपने के पास कोई अपॉर्चुनिटीज है, क्यों आप हमारी कंपनी में आए हो, ऐसा क्वेश्चन होता है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, या फिर थ्रेट भी पूछ लेंगे, आपके प्रति डर क्या है, आप क्यों ऐसा करना चाहते हो, ये क्या है कंडीशन, बहुत सारे कुछ पूछते हैं। सिर्फ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एक टैलेंटेड फेस में लेके आने के लिए ही ये काम करती है। हमेशा ये कंपनी एचआर क्या क्या काम करेगी, लीडरशिप देखेगी, टीम मेंबर बनाने का काम करेगी, अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करने के लिए ऑन बोर्डिंग या फिर ऑफ बोर्डिंग में भी काम कर सकती है। डाइवर्स हायरिंग प्रोसीजर भी सेटअप कर सकते हैं, वर्क प्रोफेशनल ग्रोथ को भी सेटअप करेंगे, कंपनी में कंपटीशन हो सके कंपनसेशन सेटअप करते हैं, पर्क्स जैसे गिफ्ट वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, कंपनी में एक ट्रस्ट का माहौल बन सके इसके लिए कंपनी ऑलवेज एचआर डिपार्टमेंट काम करता है। हर एक बंदा फिजिकल प्लस मेंटल उसका वेल महसूस में, इसको ऐसा लगे कि मुझे कंपनी में सेटिस्फेक्शन है, दिमाग प्रति भी और शरीर के प्रति भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये सारा काम एचआर डिपार्टमेंट ही सेटअप करता है। अगर एचआर इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करेगा तो कंपनी सक्सेसफुल लाइफ में जा सकती है। ये है आपकी कंपनी में अलग अलग फंक्शन की स्ट्रेटजीज, जिस पे कोई भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अपने टॉप जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं या बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव विजन रखे हैं उनको अचीव करने के लिए सारे काम करती ही करती है। ये था आपका टॉपिक, खत्म हुआ। कोई पॉइंट पूछने वाला है तो देखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा स्ट्रेटजिक एनालिसिस, मतलब कि जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं अलग अलग बंदों ने अपने अपने एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनकी स्टोरीज हैं, तो उसको हम लोग कल वाली क्लास में खत्म करते हैं।